हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बच्चों, हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके और जहां तक की जरूरत है वहां तक के अपर लेवल तक जाएंगे और बेटर और बेहतर स्टडी के लिए आई वेलकम यू ऑल एट आवर प्लेटफॉर्म मनी द लर्निंग ऐप। राइट? सो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट बायोलॉजी की। दैट यूनिट इज नेम्ड एज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बिफोर कि हम कुछ पढ़ना स्टार्ट करें, सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि हमें इस यूनिट में पढ़ना क्या है। इससे आपको एक बेसिक आइडिया भी हो जाएगा कि हमें कौन कौन सी चीजों को कवर करना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्यों पढ़नी है। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई विल इंट्रोड्यूस विद द यूनिट। राइट? यूनिट के नेमिंग से आपको पता चल रहा है, मैंने आपको नाम दिखाया डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड व्हाट दीज वर्ड्स सेज। क्या कह रहे हैं ये वर्ड्स? सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है बेटा डाइवर्सिटी से। आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट द डाइवर्सिटी। यू ऑल मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। लाइक मैं आपसे पूछूं कि बच्चों आप बताएं कि डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग। तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा, कुछ लोगों को जिनको नहीं पता होगा वो सीखे। द वर्ड डाइवर्सिटी शोज वैरायटीज। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप डाइवर्सिटी की हेल्प से बेटा? आप दिखाना चाहते हैं क्या? वैरायटीज। और वैरायटी कहां पे दिखाना चाह रहे हैं आप दिखाना चाहते हैं ये वैरायटीज यहां पे इन द लिविंग वर्ल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग वर्ल्ड? अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो दुनिया है, योर वर्ल्ड, जो आपकी दुनिया है, इसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट कैटेगरी एंड द सेकेंड कैटेगरी। फर्स्ट वन इज लिविंग वर्ल्ड। दुनिया का वो हिस्सा जहां पे लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग स्पीसीज, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, जहां पे लिविंग एंटिटीज पाई जा रही हैं, दैट वर्ड इज नोन एज द लिविंग वर्ड। द रेस्ट जो बचा, जहां पे लिविंग नहीं है, उन्हें हम लोग बोलेंगे बेटा नॉन लिविंग वर्ड। राइट? सो सेकेंड पार्ट विल बी नॉन लिविंग वर्ड। राइट? बहुत सिंपल है। आप लोग इजीली अगर अपने सराउंडिंग में चारों तरफ देखेंगे, आप अपने घर में या अपने जहां पे भी हैं, व्हेन यू लुक अराउंड इन योर सराउंडिंग, यू विल फाइंड कि वहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आप लोग अभी बहुत इजीली ये क्लेरिफाई कर लेते हो कि दीज आर लिविंग्स एंड दीज आर द नॉन लिविंग वंस। बट हम अभी कैसे जान पाते हैं कि ये चीजें लिविंग है, ये चीजें नॉन लिविंग है? हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सो हमारा कंसर्न क्या होगा बेटा कि हम पहले समझिए लिविंग वर्ल्ड क्या है। लिविंग वर्ल्ड दुनिया का वो हिस्सा, हमारे वर्ल्ड का वो हिस्सा जहां पे लिविंग एंटिटीज हैं, लिविंग स्पीसीज हैं। लिविंग स्पीसीज को आप कैसे पहचानोगे कि ये लिविंग है? ये इस यूनिट का सबसे पहला और प्राइमरी कंसर्न है। ये यूनिट सबसे पहले हमें यही सिखाने की कोशिश करती है दैट हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द लिविंग एंड द नॉन लिविंग वर्ल्ड। राइट? एंड फर्स्ट चैप्टर, इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में बच्चा आपको यही पढ़ना है। इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर आपको यही सिखाता है कि आप कैसे पहचानेंगे अपने लिविंग वर्ल्ड को, आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे अपने लिविंग वर्ल्ड को। और इस पूरे चैप्टर में आपको कैरेक्टर्स बताए जाएंगे, आपको ये सारी क्राइटेरिया, पैरामीटर्स बताए जाएंगे जिनके हेल्प से आप अपने सराउंडिंग सब्सटेंसेस को लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करते हो। राइट?
नेक्स्ट, जब आप लिविंग के कैरेक्टर सीख जाओगे, जब आप लिविंग को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, आप पहचानने लगोगे, तो आप देखोगे कि हमारे सराउंडिंग में देयर आर मेनी लाइक बहुत ही वास्ट नंबर है लिविंग स्पीसीज का। इतनी ज्यादा वैरायटीज है कि आप खुद ही सबको रिकॉग्नाइज कर पाने में, सबको याद रख पाने में, सबके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाने में फेल हो जाओगे। राइट? क्या हो जाओगे? नहीं, रहने दो, फेल हो जाओगे। और उसके लिए आप क्या करोगे? आप अपनी इस स्टडी को, इस लिविंग वर्ड की स्टडी को इजी रखने के लिए, कन्वीनियंट रखने के लिए आप चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करोगे इसी यूनिट के अंदर, जहां पे आपको सिखाया जाएगा कि कैसे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, मैं नंबर अभी नहीं बता रहा बट मैं सिखा सकता हूं, चलो मैं बता भी देता हूं। ये जो वैरायटीज की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो लिविंग वैरायटीज हैं, जो डिस्क्राइब्ड वैरायटीज हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनका हम नेमिंग कर चुके हैं, वो उन वैरायटीज का नंबर है बेटा 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। बहुत वास्ट नंबर है। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को इजीली आप समझ नहीं सकते। इसके लिए, इसको इजी करने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए इस यूनिट के अंदर हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि कैसे आप सारे बायोलॉजिकल स्पीसीज को क्लासिफाई करोगे। पहले आप पहचानोगे कैसे कि कौन सी स्पीसीज बायोलॉजिकल है, विद द हेल्प ऑफ द चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड से सीखने के बाद लिविंग थिंग्स को जब आप आइडेंटिफाई करने लगोगे, देन आप जो लिविंग वैरायटीज पाओगे, उन वैरायटीज को स्टडी को इजी करने के लिए, उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज आपको मिले, अच्छे से उनको समझ पाए, इसके लिए आप उनका क्लासिफिकेशन सीखोगे इन चैप्टर नंबर 2, that is biological classification, right? The next chapter will be बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब आप बायोलॉजिकली क्लासिफाई करने लगोगे स्पीसीज को, तो देखोगे कि स्पीसीज भी दो वैरायटीज की हैं। एक तो वो जिन्हें हम ऐसे ही नॉर्मली अपने सराउंडिंग में देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लिविंग एंटिटीज ऐसी भी हैं जो हमें ऐसे नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती, बिकॉज दोज आर माइक्रोस्कोपिक। उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो साइज है, वो इतना स्मॉल है कि हमें ऐसे नग्न आंखों से वो दिखाई नहीं दे पाते। हमें उनको देखने के लिए प्रॉपरली माइक्रोस्कोप्स यूज करने पड़ते हैं, राइट? तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ऐसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर लोगे। बाद में इस यूनिट में चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में आपको स्टडी करना है हमें नॉर्मली दिखाई देने वाले द होल प्लांट किंगडम, एंड द 4th चैप्टर विल बी एनिमल किंगडम। लेट इट right? So in this unit you will be reading all these things. In this unit you will be reading all these things together. जहां पे आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो? आप पढ़ने वाले हो लिविंग वर्ड के बारे में, आप पढ़ने वाले हो कि कैसे आप अपने सराउंडिंग की चीजों को किस क्राइटेरिया के बेस पे, किस पैरामीटर के बेस पे डिवाइड करोगे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, राइट? द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग विल बी, जब आपको क्राइटेरिया पता चल जाएगा, जब आपकी नॉलेज डेवलप हो जाएगी लिविंग और नॉन लिविंग के लिए, तो आप देखोगे कि आपके सराउंडिंग में देयर आर मेनी थिंग्स जिनको आप कैटेगराइज कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ लिविंग और इन फॉर्म ऑफ नॉन लिविंग। आपका कंसर्न होगा, बिकॉज यू आर स्टडिंग बायोलॉजी, कि जो बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं उनको क्लासिफाई कर पाए।
और उनको इजीली क्लासिफाई करने के लिए, उनकी स्टडी को इजीली समझने के लिए आप चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करोगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही आप उन लिविंग सब्सटेंसेस की स्टडी कर लोगे, उन लिविंग थिंग्स की स्टडी कर लोगे जो बहुत माइक्रोस्कोपिक हैं, जो जनरली हमें ऐसे बेयर आइज से दिखाई नहीं देती हैं। After that, in chapter number 3, you will be studying about the plant kingdom, and chapter number 4 will consist your animal kingdom altogether, right? So this is the introduction. This is the introduction of unit number 1. So go ahead and हम लोग start करेंगे first chapter अपना the living world. So student get ready and आइए शुरू करते हैं। The heading is the living word. What is the mean? What is the meaning of living word? It means, last part में भी मैंने पढ़ा दिया था, आपको ये बता दिया था कि हम अपने word को दो distinct part में तोड़ सकते हैं. We can divide the whole word in two parts, right? The first part where life is present, right? And the second part is where life is not present. Easily आप इन दो पार्ट में अपने इस पूरे वर्ड को डिवाइड कर सकते हो। क्या ये बहुत मुश्किल है समझना? नहीं। आप जहां पे भी हो, आप एक बार अपने सराउंडिंग में नजर दौड़ाओ। you just look around your surrounding, you look around your surrounding and you will find, आप देखोगे कि आपके चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं जिसको क्लियरली आप देख के बोल सकते हो, these substances are non-living and these substances are living. But the question is कि आपने देख के बोल तो दिया कि यहां पे लाइफ प्रेजेंट है, जहां पे लाइफ प्रेजेंट है उसको आप लोग इजीली बहुत आसानी से बोल देते हो कि जहां पे भी लाइफ प्रेजेंट है, दिस पार्ट विल बी लिविंग वर्ड, राइट? दिस पार्ट विल बी लिविंग वर्ड. इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड. जहां पे लाइफ प्रेजेंट नहीं है आप उसको भी बहुत कॉन्फिडेंटली बोल देते हो बेटा कि दिस इज non-living word. You can divide these both word, the living and non-living, just by the observation. But before this division, कैसे जाना आपने, कैसे पता चला आपको कि यहां पे लाइफ प्रेजेंट है? कैसे समझ में आया? जब आपने अपने सराउंडिंग में देखा तो आपको जो चीजें नजर आई, आपने कैटेगराइज किया कि यस दीज आर द लिविंग वंस. ये कैसे डेवलप हुई आपकी समझ? कैसे आपने ये डिसाइड कर लिया कि यहां पे लाइफ प्रेजेंट नहीं है? ये चीजें डिवाइड करने के पहले, ये चीजें डिफरेंशिएशन करने के पहले आपको जानना पड़ेगा कि लाइफ क्या है, लाइफ क्या है. एंड जब आप लोग अपने एनसीईआरटी पढ़ोगे, जब आप लोग अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपके एनसीईआरटी में लाइफ को लेके दो एस्पेक्ट की बात हुई है. द फर्स्ट एस्पेक्ट इज साइंटिफिक वन, जहां पे ये जानने की कोशिश की गई है कि लाइफ की ओरिजिनेशन कैसे हुई, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, कैसे पैदा हुई लाइफ. और दूसरा एस्पेक्ट जो लाइफ को लेके है वो ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. Second aspect is not the scientific one. This is the philosophical one. And we are reading here science. हम science पढ़ रहे हैं, so we won't be discuss the philosophical part. We will only discuss the scientific portion, scientific part, which is the how life arises. Life कैसे आई? Before आप life आने या जाने की बात करें, आपको पहले ये सीखना पड़ेगा, पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज लाइफ. लाइफ
है क्या? आप कैसे जानोगे कि यहां पे लाइफ है, यहां पे नहीं है? अगर आप ये जानोगे नहीं तो आप ये डिवीजन ही नहीं कर पाओगे। हाँ, आप कर लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, बट साइंटिफिकली लाइफ को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, दैट इज द मेजर कंसर्न ऑफ दिस चैप्टर लिविंग वर्ड। सो नेक्स्ट गो टू दोज पॉइंट्स जहां से हम डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, जहां से हम समझेंगे कि लाइफ है क्या और इसे आप पहचानोगे कैसे। रेडी, गो। हाँ, तो हम लोग अब ये चीज सीखने वाले हैं कि आप लाइफ है क्या और इसे कैसे पहचानेंगे। मैं लिखता भी हूं साथ में, सो दैट आप लोगों को प्रॉपरली मैं समझा पाऊं। राइट, तो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइफ? लाइफ है क्या? जैसे ही मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि लाइफ क्या है, आप अपने दिमाग में डिफरेंट डेफिनेशंस को सोचना शुरू कर दोगे। बट यू नो स्टूडेंट्स, लाइफ को डिफाइन कर पाना, जैसे इस क्वेश्चन को मैंने एक बाउंड्री के अंदर कवर किया है ना, ऐसे इस क्वेश्चन के आंसर को एक बाउंड्री के अंदर कवर कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं बच्चों कि ये सवाल बहुत आसान है, दैट व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। बट जीवन को डिफाइन कर पाना, जीवन को परिभाषित कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है वो भी सीखेंगे। बट ये सवाल जब साइंटिस्ट के दिमाग में आया सबसे पहले कि व्हाट इज लाइफ, उन्होंने अपने डिफरेंट डेफिनेशंस प्रोड्यूस किए, अपने जिसका जो ओपिनियन आता था, जिसको जो चीज सही लगती थी, वो अपने अप्रोच के अकॉर्डिंग लाइफ को डिफाइन करने की कोशिश करता था। बट एक्चुअल में जैसे मैंने आपको सिखाया था, जब आप कैरेक्टर्स देख लोगे तो आप देखोगे कि लाइफ इतनी ज्यादा डाइवर्स है। बार बार बोलता हूं ज्यादा डाइवर्स है। एक डेटा बताता हूं आपको, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ऑल्दो दीज नंबर्स आर कीप चेंजिंग, ये नंबर बदलते रहते हैं, बट हमें फोकस करना है अपने एनसीईआरटी पे। नया डेटा कुछ और हो सकता है, बट जब तक एनसीईआरटी में ये डेटा दे रखा है हम उसी को पकड़ के चलेंगे। राइट, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा जो टोटल नंबर ऑफ डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है उसका रेंज है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। आप समझना क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो लिविंग डिस्क्राइब्ड स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज की डाइवर्सिटी है 1.7 to 1.8 बिलियंस। और ये जो स्पीसीज हैं, आप देखोगे कि ये लिविंग स्पीसीज ऑलमोस्ट हर जगह पे पाई जाती हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस अर्थ पे, इस धरती पे जितनी पॉसिबल प्लेसेस पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, वहां पे लाइफ पाई जाती है। All those possible places which can hold living characters have life। हर जगह पे, क्या बात कर रहे हो सर, हर जगह पे लाइफ पाई जाती है? यस, जहां पे भी लाइफ पाई जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी भी है, वहां पे जीवन प्रेजेंट है। मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा देखना। मैं एक टेम्परेचर का रेंज बनाता हूं। दिस इज अ टेम्परेचर रेंज जिसको मैंने स्टार्ट किया है बच्चों, जिसको मैंने स्टार्ट किया है इस टेम्परेचर रेंज को 0 डिग्री सेल्सियस से। राइट, एंड दिस टेम्परेचर रेंज इज एंडिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये मैं आपको ये दिखा रहा हूं टेम्परेचर का रेंज। किस चीज का रेंज? टेम्परेचर का रेंज। चलो मैं इसका हाफ हाफ करूं, लगभग यहां पे कहीं पे 50 आएगा। ह्यूमन की बात करूं, मैं अपनी और आपकी बात करूं, ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली क्या होता है? अराउंड 37। चलो लिया हमने 37, समवेयर इज इट।
37 डिग्री सेल्सियस पे ह्यूमन, राइट। जैसे ह्यूमन 37 डिग्री सेल्सियस पे है, वैसे बहुत सारी जगहों पे कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो यहां पे कहीं पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सस्टेन कर रहे हैं, कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो 60 पे हैं, कुछ 70 पे हैं, कुछ 90 पे हैं। मतलब हर टेम्परेचर रेंज पे स्पीसीज पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बीच में टेम्परेचर रेंज की कोई लिमिटेशन नहीं है बेटा, बिकॉज हम बात करें अर्थ की, इट इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल, अर्थ इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल, ऊपर से थोड़ी ऐसे दबी हुई लाइक एन ऑरेंज के जैसे शेप का होता है। ये हो जाते हैं हमारे पोलर एरियाज, राइट, दीज आर द पोलर एरियाज। इन पोलर एरियाज के टेम्परेचर में, और ये हुआ हमारा इक्वेटर, इस इक्वेटर के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। और ये हम जैसे ही इस साइड से पोल के तरफ मूव करें, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करें, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यानी यहां का टेम्परेचर मैक्सिमम, यहां का टेम्परेचर मिनिमम, दोनों ही तरफ, एंड दिस पोर्शन आर विथ इंटरमीडिएट। इनका टेम्परेचर कैसा होगा बच्चों? इंटरमीडिएट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे पूरे अर्थ पे पोल टू इक्वेटर एंड इक्वेटर टू पोल वेरी करती रहती है। ये टेम्परेचर वेरिएशन के वजह से भी स्पीसीज की डाइवर्सिटीज चेंज होती हैं। जो ये सब चीजें आप सीखोगे डिटेल में जब आप 12th में जाओगे और इकोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ोगे, राइट। अभी आपको क्या समझ लेना है कि टेम्परेचर रेंज कोई भी हो, अलग अलग टेम्परेचर रेंज के लिए अलग अलग स्पीसीज पाई जाती। जैसा टेम्परेचर उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी का एडॉप्टेशन, और उस एडॉप्टेशन के अकॉर्डिंग उस एरिया में उस टेम्परेचर पे स्पीसीज पाई जाती है। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडॉप्टेशन? जैसे हम ह्यूमन, वी आर वर्किंग बेस्ट एट द टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी की बेस्ट फंक्शनिंग के लिए जो टेम्परेचर डिसाइडेड है, डिसाइडेड इन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसाइडेड? जो टेम्परेचर हम लोग इनिशियली जब अर्थ पे लाइफ थी ही नहीं, सबसे पहले कोई लिविंग सेल बनी, उसके अंदर वेरिएशन, और एक ही सेल से एक ही स्पीसीज के अंदर हुए वेरिएशन के वजह से ही ये इतनी डाइवर्सिटी क्रिएट हुई है, राइट। हमारी बॉडी उस वेरिएशन को, जो वेरिएशंस हो रहे हैं, उन वेरिएशंस को सबसे बेहतर तरीके से मेंटेन कर पाती है 37 डिग्री सेल्सियस पे। वैसे ही कुछ स्पीसीज हो सकता है वो 60 में मेंटेन कर पाए, कुछ 70, कुछ 90, कुछ 20, कुछ 10, डिफरेंट टेम्परेचर रेंज। और जो जिस टेम्परेचर रेंज को मेंटेन कर पाता है, एडॉप्ट कर पाता है, वो उस टेम्परेचर रेंज पे एज ए लिविंग स्पीसीज काम करता है, राइट। सो फॉर द ह्यूमन द बेस्ट बॉडी टेम्परेचर जो आपका रेंज है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, राइट बच्चों। डिफरेंट स्पीसीज के लिए वो टेम्परेचर रेंज डिफरेंट होती है, ओके। अब आप यहां से ये चीज देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि आप टेम्परेचर रेंज 0 to 100 ले रहे हो, तो क्या सर सिर्फ 0 से 100 के बीच में ही लिविंग स्पीसीज पाई जाती है क्या? नो, नॉट लाइक दैट टू। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 0 से 100, हमने ऐसी जगहों पे भी लाइफ देखा है बच्चों जहां का टेम्परेचर 0 से भी कम है। लाइक अगर मैं इसके पहले आ जाऊं, जहां पे टेम्परेचर, जहां पे नॉर्मल टेम्परेचर बिलो 0 था, जहां पे नॉर्मल टेम्परेचर बिलो 0 है, वहां पे भी लाइफ पाई जाती है। एंड ऐसे प्लेसेस को हम बोलते हैं सब जीरो टेम्परेचर प्लेसेस। क्या बोलते हैं? ऐसे प्लेसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा सब जीरो टेम्परेचर। एंड सब जीरो टेम्परेचर में भी लाइफ इज प्रेजेंट। सिर्फ ऐसा नहीं कि 0 से कम में, नहीं, यहां आना। अगर आप देखोगे
मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी लिविंग प्रेजेंट्स हैं। अगर किसी प्लेस का टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस है, यहां पे भी लाइफ प्रेजेंट है, तो लाइफ की कुछ टेम्परेचर रेंज तो डिसाइड ही नहीं हो रही। लाइफ की कोई टेम्परेचर रेंज नहीं, लाइफ किसी भी टेम्परेचर पे प्रेजेंट हो सकता है। मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि जिस जगह पे भी लाइफ सस्टेन कर सकती है वहां पे लाइफ प्रेजेंट होती है। मैंने आपको टेम्परेचर का एक पैरामीटर दिखाया कि टेम्परेचर की कोई लिमिटेशन नहीं है, टेम्परेचर की कोई लिमिटेशन नहीं है। जिस भी टेम्परेचर पे जो स्पीसीज अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को मेंटेन कर पाता है, अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर पाता है, उस टेम्परेचर पे वो इजीली रह पाता है। सो दिस वाज द टेम्परेचर वेरिएशन, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं प्लेस के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से बात करते हैं। मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ पे लाइफ कहां कहां पाई जाती है, एक बार अपने नॉलेज के हिसाब से हम लोग देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉसिबल प्लेसेस, प्लेन्स मतलब जो प्लेन जमीन है, मैदान है ना, लाइक प्लेन्स के ऊपर तो घास के मैदान, ग्रासलैंड वगैरह, राइट। ऐसे प्लेन जहां पे घास के मैदान है, ग्रासलैंड्स हैं, वहां पे लाइफ पाई जाती है। जहां पे जमीन समतल है, इक्वल है, राइट, पाई जाती है, बिल्कुल। इसके अलावा माउंटेन्स की बात करें, जमीन पे हो गया तो हवा में भी चले, राइट। माउंटेन्स के ऊपर, पहाड़ों के चोटियों पे, क्या पहाड़ों पे लोग नहीं रहते, पाए जाते हैं, वहां पे भी प्लांट्स हैं, वहां पे भी एनिमल्स है बहुत सारे, अरे गजब। जमीन पे भी हैं, माउंटेन्स पे भी हैं, यस, दीज आर प्रेजेंट हियर टू एंड हियर टू। बस इतना ही नहीं, जमीन हो गया, आकाश हो गया, चलो पानी में चलते हैं, आओ आओ आओ। रिवर, पॉन्ड, सी, ओशंस। कोई जगह बची है क्या जहां पे लाइफ नहीं है? अरे लाइफ आप बोल रहे हो कि घास के मैदान में है, प्लेन्स पे है, माउंटेन्स पे भी हैं, पानी के अंदर, चलो पानी के अंदर तो लाइफ पा रहे। सूखी जगह पे दिखा दो, सूखी जगह, आओ, डेजर्ट्स। रेगिस्तान में क्या लोग नहीं रहते? रेगिस्तान में प्लांट नहीं रहते? रहते हैं, कम रहते हैं, वही रहते हैं जो उस जगह के हिसाब से एडाप्ट रहते हैं, राइट। तो जिसका एडाप्टेशन जहां पे है, तो आप देख पा रहे हैं लाइफ के लिए टेम्परेचर की कोई रेंज नहीं, लाइफ के लिए हैबिटेट की कोई रेंज नहीं। प्लेन पे भी है, ग्रासलैंड्स पे भी है, माउंटेन्स पे भी लाइफ प्रेजेंट है, रिवर, पॉन्ड, सीज, ओशंस में भी लाइफ है, डेजर्ट्स के अंदर इवन लाइफ प्रेजेंट है। सिर्फ इतना ही क्यों, बहुत आसानी से अभी अभी आपको दिखाया कि बेटा सब जीरो टेम्परेचर एरियाज में भी, मतलब पोलर एरियाज, अर्थ के जो पोलर एरियाज हैं वहां पे भी लाइफ प्रेजेंट है। एंड मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ऐसी जगह भी हैं जहां पे जो वाटर है वो वाटर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के फॉर्म में होता है, गर्म पानी की स्ट्रीम्स, गर्म पानी की धाराएं बहती हैं। राइट, हॉट वाटर स्प्रिंग्स है, यहां पे भी लाइफ प्रेजेंट है। आप कंपेयर करना दो चीजों को, मैंने आपको दो चीजें बताई बेटा। द फर्स्ट थिंग, दिस इज टेम्परेचर का वेरिएशन। आप देख पा रहे हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, लाइफ कैन बी प्रेजेंट एट एनी टेम्परेचर, राइट। द सेकेंड थिंग इज, लाइफ को सस्टेन रखने के लिए खुद को किसी स्पेसिफिक हैबिटेट की जरूरत नहीं है। लेट मी क्रिएट अ हेडिंग फर्स्ट। दिस इज हैबिटेट। लाइफ को खुद को सस्टेन रखने के लिए किसी हैबिटेट की लिमिटेशन भी नहीं, यार जगह भी नहीं चाहिए कोई,
कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, यानी लाइफ कहीं पे भी इस अर्थ पे सस्टेन कर सकती है। अब आप एक बात बताना, जिस चीज के लिए कोई स्पेसिफिकेशन ही नहीं है कि ये चीज इसके बारे में फिक्स है, आप उसको बाउंड्री में बांध ही कैसे सकते हो? तो लाइफ के लिए देखो ना, लाइफ के लिए हैबिटेट की कोई लिमिटेशन नहीं, हैबिटेट की कोई बाउंड्री नहीं, लाइफ के लिए टेम्परेचर की कोई बाउंड्री नहीं, तो आप लाइफ की डेफिनेशन को बाउंड्री में कैसे बांध सकते हो? नहीं बांध सकते। आप एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन में लाइफ की सारे फंडामेंटल फीचर्स को बाउंड कर ही नहीं सकते। एंड दिस वाज द मेजर प्रॉब्लम विथ आवर साइंटिस्ट टू। हमारे जो पुराने टाइम के जो साइंटिस्ट थे, जो ये एफर्ट्स कर रहे थे टू डिफाइन लाइफ, उनके जितने भी एफर्ट्स थे वो सब वेस्ट हो रहे थे। बिकॉज जब वो किसी एक स्पेसिफिक अपने अकॉर्डिंग, अपने जो उनका उस समय का जो थॉट चल रहा था, वो अपने थॉट प्रोसेस से, अपने अप्रोच से एक डेफिनेशन क्रिएट करते थे, बट उनके जो भी डेफिनेशन आती थी उसको अदर साइंटिस्ट क्लेम कर देता था, बिकॉज उसका माइंडसेट, उसका अप्रोच अलग होता था। उसके डेफिनेशन पे अभी हम लोग ध्यान देते थे, तब तक कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीने बाद एक तीसरा अप्रोच, बिकॉज हर जगह पे लाइफ है, हर टेम्परेचर पे लाइफ है, तो सबके अप्रोचेस भी डिफरेंट डिफरेंट आते थे। इस वजह से लाइफ को एक डेफिनेशन में बांट पाना वॉज वेरी टफ एंड वेरी चैलेंजिंग। सो साइंटिस्ट ने कहा चलो ये आफत ही छोड़ देते हैं, ये झमेला ही खत्म करते हैं, हम लोग ना लाइफ को डिफाइन करेंगे ही नहीं। वी विल नॉट डिफाइन द लाइफ, वी विल नॉट डिफाइन, हम इसको बाउंड्री के अंदर बांधेंगे ही नहीं, क्योंकि बंध ही नहीं रहा। हम लाइफ को डिफाइन ना करके कैरेक्टर्स असाइन कर देते हैं। हम कैरेक्टर्स असाइन कर देते हैं कि भाई साहब जिनके अंदर ये कैरेक्टर्स मिलेंगे ना, आप इनको चुपचाप लिविंग बोल देना, जिनके अंदर नहीं मिलेंगे आप बोल देना ये नॉन लिविंग है। एंड दिस वाज एक्चुअली द बेस्ट सॉल्यूशन टू डिफाइन लाइफ, क्योंकि आप डिफिनेशन नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आप पहचान सकते हो, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दोज कैरेक्टर्स। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन से कैरेक्टर्स थे जिसके हेल्प से हम लाइफ को क्या कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। लाइफ को डिफाइन तो नहीं कर पाए, लेकिन रिकॉग्निशन के लिए जो कैरेक्टर्स दिए गए हम वो सीखने जा रहे हैं। एक बार फिर से, बिफोर कि मैं उन कैरेक्टर्स पे जाऊं, एक बार फिर से आप लोगों को बताता हूं कि हम लाइफ की डेफिनेशन खोजने गए थे। हमारे जो साइंटिस्ट थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि वो लाइफ को क्या कर पाए बेटा, डिफाइन कर पाए, बट इट वॉज एक्चुअली वेरी टफ एंड चैलेंजिंग। क्यों? बिकॉज लाइफ के लिए टेम्परेचर की कोई रेंज नहीं, एट एनी टेम्परेचर लाइफ कैन सस्टेन। लाइफ के लिए, फ्रॉम द थर्ड स्लाइड, लाइफ के लिए हैबिटेट की कोई रेंज नहीं, किसी भी हैबिटेट के अंदर लाइफ खुद को सस्टेन रख पा रहा था। तो जब इसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कोई बाउंड्री ही नहीं है, तो आप इसको बाउंड्री में जबरदस्ती बांध भी नहीं सकते। तो साइंटिस्ट लोगों को जब ये समझ में आ गया कि यार लाइफ की ना डेफिनेशन को, लाइफ को हम बांध नहीं सकते, लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते, तो उन लोगों ने क्या किया, फिर लाइफ को डिफाइन ना करके इसको पहचानने के लिए कैरेक्टर्स असाइन किए। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। We are going to discuss now characteristics of life, कि किन कैरेक्टर्स के बेसिस पे, किन कैरेक्टर्स के हेल्प से आप लाइफ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में कुछ लिमिटेड कैरेक्टर्स दिए गए हैं। डू यू नो द मीनिंग ऑफ लिमिटेड कैरेक्टर्स? मतलब कुछ सर्टेन फीचर्स दिए गए हैं कि भाई साहब लाइफ के ये फीचर्स हैं। बट बिफोर कि मैं कुछ भी पढ़ाऊं, एक बार फिर से आपको उस पिछले चीज पे लेके चलता हूं।
जहां पे मैंने आपको सिखाया कि अलग अलग टेम्परेचर पे और अलग अलग प्लेसेस पे लाइफ पाई जा सकती है। मैं ह्यूमन नॉर्मली प्लेन पे है या कुछ जगह पे माउंटेन्स पे है, तो प्लेन पे रहने के लिए हमारी बॉडी का जो एडॉप्टेशन है, हमारी बॉडी के अंदर जो इवोल्यूशन हुआ है, वो इस तरीके से हुआ है कि हम इजीली इस नॉर्मल टेम्परेचर पे सस्टेन रख, राइट। फिश के लिए बात करें, फिश उसका जो हैबिटेट है दैट इज वाटर। फिश का जो बॉडी फीचर है, बॉडी पोस्चर है, उसकी बॉडी का जो एडॉप्टेशन है वो इसके अकॉर्डिंग ज्यादा बेस्ट है कि वो पानी में कैसे रहेगी, राइट। बर्ड्स की बात करें जो हवा में उड़ती हैं, उनका काम है उड़ के खाना लेना, तो उनकी बॉडी का एडॉप्टेशन इसके अकॉर्डिंग है कि वो कैसे इजीली फ्लाई करके फोरेजिंग कर सकती है, अपने लिए खाना खा सकती है, कलेक्ट कर सकती है। यू नो मीनिंग? मैं बोल रहा हूं कि आप बोल रहे हो कैरेक्टर्स, अरे यार कैरेक्टर्स भी कैसे बोल सकते हो आप बोल रहे हो खुद ही कि टेम्परेचर की कोई रेंज नहीं, आप बोल रहे हो खुद ही हैबिटेट की कोई रेंज नहीं, कहीं पे भी, तो क्या कैरेक्टर्स की रेंज हो सकती है? नो, नॉट पॉसिबल। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, तो एडाप्टेशन भी डिफरेंट डिफरेंट, बहुत सारी वैरायटीज के, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट, यहां तक कि एनाटॉमी में चेंजेस, फिजियोलॉजी में चेंजेस अकॉर्डिंग टू प्लेसेस, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, बट उन सारे चेंजेस को कलेक्टिवली हम यहां पे नहीं ले सकते, नहीं पढ़ सकते आप एक साथ। हाँ, बट हम उन कुछ कैरेक्टर्स को पढ़ सकते हैं जो हमें क्लियरली और इजीली विजिबल होते हैं, राइट। तो आपकी एनसीईआरटी ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स को लेके चलती है। पहले मैं वो आपको कैरेक्टर्स बता देता हूं, देन इनकी डिटेलिंग हम लोग करेंगे बेटा, राइट। तो आपकी एनसीईआरटी जिन कैरेक्टर्स को लेती है, जिन कैरेक्टर्स को के बारे में एक्सप्लेन करती है, उसमें से पहला बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ग्रोथ, राइट। ग्रोथ कि जितने भी लिविंग चीजें हैं उन सबके अंदर ग्रोथ होती है, उनका साइज बड़ा होता है। सीखेंगे सारी चीजें डिटेल में सीखेंगे। ग्रोथ, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज metabolism, fourth one is consciousness, fifth one is sense to external stimuli, sixth one is सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ बेसिक एनसीईआरटी आपका लेके चलती है। इसके बाद कुछ एडवांस चीजें भी दी हैं। अगर आप एनसीईआरटी प्रॉपर्ली रीड करोगे, आप इनका तो डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉपर्ली देख पाते हो जो आपके एनसीईआरटी के अंदर डिस्क्राइब्ड है, बट कुछ चीजें जैसे सेल्फ ऑर्गेनाइज, सेल्फ रेगुलेट, इमरजेंस, दीज आर सम कैरेक्टर्स। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बट आप बहुत सारे कैरेक्टर्स जानते हो। जैसे मैं कुछ कैरेक्टर्स सिर्फ बोल देता हूं, ये तो एनसीईआरटी ने जो नाम दिए वो आपको नाम दिखाया मैंने, सबके बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे। बट मैं सबसे पहले आपको बता दूं फिर से कि आप जो कैरेक्टर्स यहां पढ़ रहे हो, सिर्फ इतने ही कैरेक्टर्स लाइफ को डिफाइन या फिर कैरेक्टराइज नहीं करते, और भी बहुत से कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये आपके कैरेक्टर्स वो हैं जिनको अभी आपको अपने इस क्लास लेवल पे एलाबोरेटेड वे में पढ़ना है, डिटेल वे में पढ़ना है। जैसे जो भी लिविंग है, जैसे लिविंग की बात करूं, मैं बोलता हूं कुत्ता, व्हेन आई एम सेइंग डॉग, तो किसी के भी दिमाग में ना हाथी का फोटो नहीं आ रहा है, एलिफेंट नहीं सोच रहे आप। व्हेन आई एम सेइंग अबाउट डॉग, तो डॉग का फिगर आ रहा है, यू नो। मैं जब बोलूंगा हाथी, तो ऐसा नहीं होगा कि कुत्ते का है, तब हाथी का फिगर आएगा आपके दिमाग में। व्हाट इज द मीनिंग? जब मैं बोलूंगा पेड़, ट्री,
तो आप गमला नहीं सोच रहे हो, आप ट्री के बारे में सोच रहे हो। यू नो द डिफरेंस। जैसे ही मैं नाम लूंगा किसी भी लिविंग चीज का, आपके दिमाग में उसका फीचर आता है। एंड दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर कि सभी लिविंग के अपनी बॉडी का डिफिनिट शेप साइज होता है। मोस्टली उनके जो शेप साइज होते हैं वो फिक्स होते हैं कि उनका बॉडी पोस्चर कुछ ऐसा होता है। जो भी लिविंग है सबकी एक सर्टेन लाइफ स्पैन के बाद, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद डेथ होती है। तो लाइफ, अगर लाइफ के कैरेक्टर पढ़ रहे हो तो डेथ इज ऑल्सो अ कैरेक्टर ऑफ लाइफ, कि जो भी पैदा हुआ है वो क्या होगा, मरेगा। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हम लोग सारे कैरेक्टर्स को डिस्कस नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, इन कुछ बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो उन कैरेक्टर्स को हम इन्हीं कैरेक्टर्स के हेल्प से इन सबके एक्सप्लेनेशन को मर्ज करके उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपके ये बेसिक कैरेक्टर्स जो एनसीईआरटी देती है, उसमें से भी अगर मैं आपको स्पेसिफिकली एनसीईआरटी की बात करूं तो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी बेटा कौन कौन से कैरेक्टर देती है? पहला ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, ये बिल्कुल एनसीईआरटी के कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स देती है एक बार देख लें आप लोग। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये चार यहां से, एक ये 5 आपकी एनसीईआरटी देती है। ये जो आप छठा देख रहे हैं इस वाले को, ये कहीं ना कहीं से इसके साथ ही मर्ज है। मैंने लिखा 2 है क्योंकि मुझे समझाने में हेल्प होगी। मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉन्शियसनेस क्या होता है, मैं आपको फिर ये भी सिखाऊंगा कि आपको स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स कैसे करना पड़ता है। बट आपकी एनसीईआरटी इन दोनों को लगभग एक दूसरे के साथ मर्ज मानती है। तो ये जो है इनिशियल, जो मैंने बॉक्सेस के अंदर कवर किए हैं, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर स्पेसिफिकली एक्सप्लेन्ड है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के फॉर्म में दिए गए हैं जो आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको मिल जाएंगे। हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, बट बिफोर कि हम इन सब चीजों को डिस्कस करें, हम लाइफ के कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। हम उस एक सेगमेंट को, उस एक चीज को डिस्कस करेंगे जिसको सीखे बिना, जिसको समझे बिना आप इस किसी भी चीज को पढ़ नहीं सकते। एंड दैट इज प्रोटोप्लाज्म। क्या है बेटा? दैट इज दैट वन पर्टिकुलर थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लाइफ का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। सो बिफोर हम ये कोई भी कैरेक्टर पढ़ें, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बच्चों क्या? प्रोटोप्लाज्म इन वेरी नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड होप you enjoyed the class. We will meet in next class. Bye. Take care.